Hello and welcome to a new episode of All Moms Can Earn। तो आजकल की जो जिंदगी है बहुत भागदौड़ की जिंदगी है। हर इंसान मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रेस में रहता है। तो डी स्ट्रेस कैसे करें? तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अगर हम कोई गेट टुगेदर करते हैं तो हम काफी रिलैक्स हो जाते हैं। और जब ये गेट टुगेदर होता है तो उस गेट टुगेदर का एक मेन पॉइंट रहता है फूड, या उसकी एक आत्मा अपन बोले तो वो फूड। आप भले स्नैक्स सर्व करें, लंच करें, डिनर करें, तो वो कैसा बना है, उसकी टेस्ट कैसी है, मेन्यू कैसा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और सेलिब्रेशंस भी आजकल बहुत करने लग गए हैं। हमारे यहाँ किसी का जन्म हुआ, उसका नाम रखना है, शादी तो खैर एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एग्जाम में पास हुए हम, फर्स्ट बर्थडे, फिफ्थ बर्थडे, 50th, 60th, ऐसे बहुत सारे हैं। और ये जब हम एंजॉयमेंट करते हैं तब केटरर्स का रोल आता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि 15 to 20 लोग भी अगर अपन बुला रहे हैं तो जो होस्ट है वो कभी चाहता नहीं कि वो खुद कुक करे आज की घड़ी में। वो चाहता है कि अपने को उसके मन मुताबिक रेडीमेड बहुत अच्छी अरेंजमेंट उसको मिले। तो ये केटरिंग का जो बिजनेस है वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा लो लेवल पे भी, क्योंकि जैसे ये मैडम है इनका अभी काफी हाई लेवल पे, पर कोई भी ऐसे नहीं पहुंच जाता है। अपन जब बिगिन करते हैं तो अपन एक स्मॉल स्केल पे उसको स्टार्ट करते हैं। तो इन सब चीजों की बारीकियां आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें। तो उसके साथ उसके लिए हमारे पास जो गेस्ट है वो है मिसेस दीपाली प्रसन्न देशपांडे। तो इन्होंने एक्चुअली बीए किया हुआ है फैशन डिजाइनिंग में, और खुद का जो व्यवसाय है इनका वो बालाजी केटरर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट इस नाम से काफी सालों से यहाँ पे चल रहा है। पर इतना ही नहीं, ये काफी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। जैसे विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उसके ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। उसके बाद इंडिया ट्रेड एसोसिएशन जो है उनके भी ये कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनके आप कोऑर्डिनेटर हैं। उसके साथ पावर 100 एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी काम करती है। और यूथ को प्रमोट करने के लिए कैसे उन्होंने अपने स्टार्टअप्स करना, अपने बिजनेसेस करना, इसका भी काफी काम करती हैं। 2001 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, जो मेरे हिसाब से बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैटेगरी में आता था। और कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एमएसएमईज के पैनल पे भी आप हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल। एंड मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि क्यों आपको लगा कि अपने केटरिंग एज अ बिजनेस चुनना, स्पेशली बीइंग अ फीमेल, जो मेल डोमिनेटेड एक एंटरप्रेन्योर टाइप का चीज है वो? एक्चुअली ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि जब मेरे फादर इन लॉ वो कैंसर पेशेंट थे लास्ट स्टेज पे, और जब वो एक 2011 की ये बात है। अच्छा। तो वो लास्ट स्टेज उनको कैंसर था, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पर जो लंग्स पर भी उनका कैंसर का एक स्पॉट था, गले के पास में भी था। और मैं 24/7 उनकी सेवा में रहती थी, क्योंकि उनको खिलाना पिलाना पड़ता था। और जब ऐसे कुछ स्टडी हुआ कि वो क्यों ये कैंसर्स हो रहे हैं कि क्या है, तो उसमें बहुत सा एक पार्ट फूड का भी आता है, क्योंकि आज जो हम फूड खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। तो कुछ वो भी एक दिमाग में हुआ था। उसके बाद में मेरे जो ससुर जी थे कैंसर पेशेंट थे, तो उनको खर्चा भी बहुत लग चुका था। तो उसकी वजह से थोड़ा बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता ही है, क्योंकि जब हम उनकी तरफ रहते हैं तो बिजनेस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो एक इकोनॉमिकली जो लॉस हुआ था हमारे बिजनेस में, तो ये कुछ एक 10-12 लाख के आसपास का लॉस था, क्योंकि हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हमारे पास में कोई था तो नहीं कि जो उनको संभाल सके, तो हम दोनों ही उनकी सेवा में लगे हुए रहते थे। तो वो एक लॉस भी था। तो जब वो एक्सपायर हो गए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हारा कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, तो तुम मुझे कैटरिंग में ज्वाइन कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, लेकिन मुझे कैटरिंग क्या है वो पता नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ खिलाना पता था, बनाना पता था कि ये चीज मैं बना सकती हूँ, खिला सकती हूँ। लेकिन कैटरिंग एक बिजनेस है, तो उसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया। और जब एक स्टेज ऐसा आया था कि वो टाइम पे वो जब मैंने सीखा मेरी माँ से,
मेरे मायके में भी बहुत से फंक्शंस होते थे, तब भी मैं खाना पकाती थी। इंटरेस्ट पहले से था इंटरेस्ट cooking में? पहले से था, cooking क्योंकि में। फैशन डिजाइनिंग में बीए तो किया, वो भी चालू था शादी के पहले, और शादी के बाद भी मैंने वही किया। साड़ियाँ, उनको नेट वगैरह लगाना, ब्लाउजेस अलग अलग डिजाइन के, पैटर्न के, अलग अलग पैटर्न के मैंने ड्रेस भी सिए हुए हैं। तो वो तो इंटरेस्ट पहले से ही था, शादी के पहले और शादी के बाद में भी। लेकिन जब ये खाना पकाना शादी के पहले भी मैं मायके में ही करती थी, शादी के बाद भी, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अच्छा भी खाना पका सकती हो, तो थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा प्रोफेशनली करें तो अपन टच दे सकती हो तो क्यों ना हम इसको स्टार्ट करें क्या। तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि अभी ससुर जी तो एक्सपायर हो चुके थे, मैं भी फ्री थी, तो अभी क्या करूँ, व्हाट आई डू। तो तब ये दिमाग में आया कि लोगों को इसकी जरूरत है, और हमारा जो काम था कैटरिंग का, वो बड़े ही लेवल का था। अच्छा, शुरू से आपके यहाँ पे था? हाँ, शुरू से था बिजनेस, और वो बड़े लेवल का था, क्योंकि हमारे पास में 500 प्लस ये सब काम आते थे। हमारे यहाँ 700 लोगों की शादी है, 500 लोगों का है। तो लेकिन जब हम ये काम करते थे तो लोगों की रिक्वायरमेंट आती थी कि भाई 10-20 लोगों का भी बना के दो ना। क्योंकि वो भी हमारे बहुत सारे फंक्शंस उस तरह के चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनली कुक नहीं आते बनाने के लिए, और जो आते हैं तो उनका एक ऑथेंटिक जो टेस्ट रहता है वो नहीं आता उनकी बनाई में। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो क्या। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मैं भी घर में, अभी हमारे घर में फंक्शंस होते हैं, महालक्ष्मी जी बैठती है, गणपति जी रहते हैं, तो 30-40 लोगों का खाना वैसे हम घर में पकाते हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा प्रोफेशनली भी टच दे सके। तो इसलिए फिर ये केटरिंग की शुरुआत मैंने वैसे की। और जैसे ये स्टार्ट की, तो पहले तो मैंने खुद ने बनाना चालू कर दिया, क्योंकि एक एक्सपीरियंस रहता है कि अपन क्या बना सकते हैं, क्या स्पेशलिटी एग्जैक्टली। तो फिर उस हिसाब से मैंने फिर वो केटरिंग का चालू किया। फिर उसके बाद में हाथ के नीचे कारागिर रखे, उनको सिखाया कि नहीं ये ऐसा बनाना चाहिए, इसका ऑथेंटिक टेस्ट वैसे आएगा, उस हिसाब से उसको प्रोफेशनली बनाना चाहिए। फिर उस हिसाब से कारागिर को भी मैंने तैयार किया, और ऐसे करते करते फिर और भी ज्यादा बढ़ गया। जो बिजनेस डाउन में आ गया था वो और भी बड़ा बन गया। और पेंडेमिक में भी इसका बहुत मुझे फायदा ये हुआ कि होममेड फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आई थी, और पेंडेमिक के शायद बाद में और ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स थे, तो जो होम क्वारंटाइन थे, उनको सबसे ज्यादा नीड थी कि भाई हमको घर का खाना मिल सके क्या, क्योंकि हमें घर का खाना चाहिए। बाहर का जो था बहुत ही स्पाइसी मिलता था, मिलना भी मुश्किल होता था, और रेट भी बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो फिर हमने वो भी किया पेंडेमिक में, उसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस हिसाब से ये कैटरिंग का बिजनेस यानी थोड़ा सा ऐसे चलते चलते बहुत बड़ा हो गया। तो अभी तो शायद आपके यहाँ बिजनेस था तो आपको उतनी जरूरत नहीं, पर जैसे कोई समझो ये न्यू बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसने खुद की एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस करेंगे तो अपने को मन रहेगा अपन और क्लाइंट्स जोड़ पाए, बिल्कुल, तो उसने कैसे करना चाहिए कि अपना समझो 15-20 जनों का उसको बनाना है, तो कैसे एडवर्टाइजमेंट करे वो खुद की कि ज्यादा लोग जान पाए उनको। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये बात बताऊंगी कि आपका डिवोशन होना चाहिए वो चीज में, हार्ड वर्क में। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी आपको अगर ये शुरुआत करनी कि वो हमें 10-20 लोगों का खाना बनाना है या घर से हम बिजनेस करेंगे, तो आपका वो डिवोशन सबसे पहले आपके बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर आज मैं वो एक काम लेती हूँ और मुझे अगर सेम डे पे अगर मेरे रिलेटिव्स के यहाँ कुछ फंक्शन रहता है, तो मैं भी तो मैं उस काम को ये नहीं कर सकती हूँ कि वो नहीं, मैं आपका काम नहीं करूंगी, मुझे रिलेटिव्स के यहाँ शादी में जाना है। कई बार होता होगा ये ऐसा, कई बार नहीं, बहुत बार होता है। तो सबसे पहले तो आपका डिवोशन होना चाहिए आपके काम के प्रति। अगर आप वो 100% डिवोशन आपके काम को दे सकते हो तो ही आप इस बिजनेस में उतरिए। क्योंकि इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि जब आप किसी कस्टमर की ऑर्डर आप लेते हो तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, और वो खुद रिलैक्स हो जाता है कि वो मैंने 20 लोगों का ऑर्डर दे दिया है, अब वो बना के लेके आएंगे या फिर बनाने के लिए हमारे घर पे आएंगे। दोनों चीजें, एक तो बनाने के लिए आएंगे या तो फिर रेडी वो बना के देंगे। और जब आप ऐसे बोलोगे 11th आवर पे कि नहीं अब मैं नहीं बनाऊंगी, आप कहीं और से मैनेज करो, मुझे शादी में जाना है, तो वो चीज इस प्रोफेशन के लिए अच्छी नहीं। रेपुटेशन भी आपका, क्योंकि रेपुटेशन क्या हो जाता है कि एक कस्टमर रहता है कि वो अगर आपको एक काम देता है और आप वो डेडिकेटली वो काम करते हो,
क्योंकि ये बिजनेस जो है ये सबसे पहले टेस्ट और सर्विस के ऊपर ज्यादा चलता है। आप कितना अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट देंगे, आप कितना अच्छा सर्विस देंगे, आप कस्टमर से बात भी कैसे कर रहे हो, और रिलायबिलिटी, क्योंकि आप अगर उनको सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो तो कस्टमर डेफिनेटली आपको कभी छोड़ेगा नहीं। उनके यहाँ 1000 लोगों का भी काम रहा तो वो भी आपको ही देगा। और माउथ टू माउथ वो शायद पब्लिसिटी वहीं से चालू होगी, वही करेगा। ये बंदे ने मुझे अच्छा काम दिया है, या ये लेडी मुझे अच्छा टेस्ट दे रही है, अच्छी सर्विस दे रही है, तो आप इसको काम दे सकते हो, आप एक बार उनसे बात करो, आप आपकी रिक्वायरमेंट उनसे पूछो। तो ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वहीं से चालू हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड्स अभी आए हैं। यस। और कितने इफेक्टिव है केटरिंग में अपने को अभी उसका पता नहीं है कि अपन स्टार्स देख के अपन बुला सकते हैं, उससे ज्यादा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो रहेंगे ज्यादा होती है। और दूसरी एक बात होती है कि अगर आपको ये चालू करना है तो आपको सबसे पहले खुद को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर कोई भी ऑर्डर आती है तो आप उसके लिए कैपेबल होने चाहिए कि नहीं मैं 40 लोगों का भी ऑर्डर कर सकती हूँ, कंप्लीट कर सकती हूँ, 50 लोगों की भी कंप्लीट कर सकती हूँ, और उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि मैं कर सकती हूँ। ये जब कॉन्फिडेंस आपके ऊपर में आ जाता है खुद के ऊपर, क्योंकि कस्टमर एक और भी चीज दिखता है कि आप उनको सर्विस दे रहे हो, उनको सब कुछ दे रहे हो, अगर वो आपको एक पर्टिकुलर डेट पे अगर कोई रिक्वायरमेंट कर रहा है और आप बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं हो सकता, अगली बार वो सोचेगा कि नहीं मैं इसको कम दूं या ना दूं। सही बात है। रिलायबिलिटी रिकरेंटली अपने को उसके पास में ये रहता ही नहीं है, अच्छा नहीं ठीक है जाने दो अभी किसी और को देखेंगे क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है। अगर आपके पास में सेम डे पे अगर ऑर्डर भी आती है दूसरी, तो वो अगर लेने की आपकी कैपेबिलिटी वो भी होनी चाहिए। या ये एक्सक्यूज शायद कोई मान सके कि हाँ इनके यहाँ पे आज दूसरी जगह एंगेजमेंट है, बट आप पर्सनल रीजन अगर बताए तो और अगर पॉसिबल होता है तो सर मैं आपको दे सकती हूँ, नहीं सर आज की हमारी डेट बुक है, मैं आपको आज नहीं दे सकती हूँ। आप ये भी बोल सकते हो तो भी अच्छा रहता है, लेकिन आप बोलते कि नहीं हमारे पास में है ही नहीं, तो वो एक अगली बार के लिए फिर वो कस्टमर सोचता है कि नहीं हम अभी ठीक है हम दूसरी जगह देखेंगे। तो कोई ऐसे मुश्किलें आती क्या कभी, जैसे अपन समझो अपन ने ऑर्डर ले लिया है अभी किसी से, तो क्या क्या ऐसे जो मुश्किलें, समझो कुछ बारिश आ गई, कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिला, या अपन ने जिसको सिखाया है अच्छे से कुक करना में भी उसके यहाँ कुछ इमरजेंसी, तो वो सब चीजें को कैसे मैनेज कर पाते हैं? आती है, बहुत सी बार आती है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे पास में भी जब कुक रहते हैं, वो भी एक प्रोफेशनली कुक रहता है, तो वो भी कभी कभी सेम डे पे 2 जगह की ऑर्डर ले जाते, तो वो अगर 2 जगह की ऑर्डर लेते हैं तो पहले हमारे यहाँ का काम कंप्लीट करेगा, फिर वहां से वो दूसरी जगह जाएगा। कभी कभी एक जगह का काम कंप्लीट होने में थोड़ा सा डिले हो जाता है तो हमारे काम पर भी थोड़े से डिले आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स भी होती है, पर मैनेज हो जाता है। इसलिए मैनेज हो जाता है क्योंकि हम शुरुआत से वो स्टार्ट करते हैं, मतलब प्लान बी ऐसा हो जाता है क्योंकि मुझे खाना पकाने की आदत है खुद को, तो मैं डरती नहीं हूँ कि भाई अच्छा ठीक है इसको लेट हो रहा है क्या, अपन स्टार्ट कर देते हैं बनाना। मसाले वगैरह निकल जाते हैं क्योंकि ग्राइंडर मशीन हमारे पास में हो जाती है, उसका थोड़ा प्रोसेसिंग भी चालू हो जाता है, तब तक के तो कारागिर भी आ जाता है और बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन जो बेसिक रहता है, क्योंकि बहुत सी बार क्या हो जाता है कि 1000 प्लस या 500 प्लस जब लोग की क्वांटिटी आती है हमारे पास में, तो हमारे पास में हमें कारागिरी रखनी पड़ती है और हर एक चीज का अलग अलग कारागिर हमें रखना पड़ता है। स्वीट्स के लिए अलग, सब्जियों के लिए अलग, चाट काउंटर रहता है उसके लिए अलग, चाइनीज का जो रहता है क्योंकि उसके ऑथेंटिक जो टेस्ट रहती है उसका एक अलग ही कारागिर हमें रखना पड़ता है, क्योंकि फिर वो टेस्ट जो है वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए। इसलिए और ये बात होती रहती है, हमेशा सब जगह पर होती रहती है, पर शांति से उसको मैनेज करते हैं। कोई गड़बड़ी नहीं रहती कि नहीं आ गया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। उसका कारण ही ये है क्योंकि हम खुद बनाते हैं। कभी कभी हमारे घर में अगर मैंने शुरुआती 30-40 लोगों के खाने से की है, मैं खुद खाना पकाती ही थी घर पे, तो ये भी बनाना हमारे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 500 प्लस भी रहता है तो हमें उसका अंदाजा रहता है कि नहीं भाई ऐसा बनाना पड़ता है, ये ग्रेवी रहती है, इसको पकाना पड़ेगा। ये जब तक के हम चालू कर देंगे तब तक के कारागिर आ जाता है और बनाना हो भी जाता है, और उनके टाइम लिमिट से पहले सब कुछ प्रिपरेशन तैयार भी हो जाती है। तो समझो स्मॉल स्केल पे अभी कोई सोच रहा होगा जो न्यू स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, समझो 50 एंड लेस लोगों का, तो उसको एक इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ सकता है और क्या लोन वगैरह कुछ अवेलेबल रहते हैं ऐसे लोगों के लिए? 50 एक लोगों का अगर आपको बनाना है
तो उसके लिए कुछ लोन वगैरह लेने की जरूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि 50 लोगों का खाना आप घर में अपने घर की जो चीजें हैं उसमें घर में ही बना सकते हैं। आपकी जो गैस रहती है, थोड़ी सी आप अगर थोड़ी सी बड़ी भट्टी ले लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है, कुछ एक 5-10 हजार के आसपास की इन्वेस्टमेंट रहती है। उतनी कैपेबिलिटी हाँ उतनी तो कैपेबिलिटी रहती है। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट अभी बहुत सी नई नई स्कीम्स महिलाओं के लिए रखती है। तो गवर्नमेंट उसके लिए MSME या PMEGP उसके अंतर्गत आपको लोन प्रोवाइड करती है। कुछ लेडीज के लिए स्पेशल, वुमेन्स के लिए स्पेशली अलग अलग जगहों के हिसाब से उनको सब्सिडी भी मिलती है। जैसे अगर वो शहर में रहती है तो उनको 25% की सब्सिडी रहती है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तो उनको 35% की सब्सिडीज रहती है। अगर वो फूड इंडस्ट्री, नॉट ओनली कैटरिंग, अगर फूड इंडस्ट्री इज ओशन, बहुत चीजें होती है। आप घर में सिर्फ आपका मसाला भी तैयार करते हो और उसको भी बेचते हो तो लोग लेते हैं, क्योंकि होममेड बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आई थिंक कोविड के बाद अभी लोगों को समझने लगा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ होममेड। यस, और कोविड के बाद तो इसकी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि लोग प्रिफर करते हैं कि नहीं, अभी हमें तो घर का अगर कुछ मिलता है 100 रुपए से एक्स्ट्रा भी मिलता है तो भी हम वो खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि वो घर की चीज मिल रही है। तो फूड इंडस्ट्री में आप कुछ भी स्टार्टअप करते हो, कैटरिंग या मसाले या अचार, पापड़ या कुछ भी, तो मशीनरी से लेके सब चीजों के कोटेशंस, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप प्रॉपरली CA से बना के, अगर उसको आप गवर्नमेंट की एक वेबसाइट रहती है, MSME की, एक PMEGP की भी रहती है, फूड से कनेक्टेड, स्टार्टअप की भी है, स्टैंडअप की भी है। स्टैंडअप और स्टार्टअप तो क्लस्टर्स के लिए बनाते, क्योंकि अगर 10 महिलाओं का अगर एक बचत गट रहता है, वो बचत गट अगर कुछ नई चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचता है, कुछ भी चीजें यानी फूड से रिलेटेड हो गई, क्लॉथ से रिलेटेड, स्मॉल स्किल पे अगर कुछ भी हो गई, तो गवर्नमेंट फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देता है कि नहीं, वुमेन्स कर रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योर कर रही है, तो उनको गवर्नमेंट सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। स्टार्टअप के लिए, स्टैंडअप के लिए, MSMEs के लिए, PMEGP के लिए। तो आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के CA से उसके कोटेशंस लेके अगर आप प्रॉपर वो वेबसाइट के ऊपर आप सबमिट करते हो तो गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है, फिर बैंक से आपको उसका लोन भी मिलता है। जब एक बार आप बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं लो लेवल पे, तो थोड़ा इनकम तो वैसे ही जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो तब तक आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है अगर बढ़ाना है वर्क। यस, अगर आप समझ लो एक 10 लाख का अगर लोन ले रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से ले रहे हैं तो आपको 3.5 लाख तो वैसे भी सब्सिडी गवर्नमेंट ही दे रही है, तो आपको कुछ 7.5 लाख के आसपास रिटर्न करना है, एक 6.5 लाख 7 लाख के आसपास के आपको रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, ज्यादा तो कुछ रहते नहीं। लेकिन वो स्टार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, प्रॉपर वे में उसके कुछ लाइसेंस भी रहते हैं। अगर आप फूड इंडस्ट्री से करते हो तो FSSAI का लाइसेंस होता है, FSSAI का, एक फूड एंड ड्रग्स का भी लाइसेंस होते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है। अगर इसको अगर आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स रहती है, JEM करके पोर्टल रहता है, एक DGFT होता है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब रहता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से वुमेन्स के जितने भी होममेड प्रोडक्ट रहते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि जिसमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसका टेस्टिंग होता है इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा। अगर कुछ प्रिजर्वेटिव्स उसमें निकलते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपके इसमें लेस देन प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है, JEM होगी, DGFT हो गया, ये बहुत अच्छा सपोर्ट्स करती है और आप आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी बेच सकते हो। क्योंकि मैंने भी घर से जब शुरुआत की थी, दिवाली का जो फराल रहता है, लड्डू, चिवड़ा, करंजी, चकली वगैरह, ये सब मैंने फॉरेन कंट्रीज में पार्सल भेजे हैं। यस, और जब ये जाता है फॉरेन कंट्रीज में तो पूरा पैक हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही रहता है कि जैसे अपना पपी सीड्स होते हैं ना, खसखस जिसे बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने इंडियन स्नैक्स में अपन काफी उसको यूज करते हैं कई बार। नहीं, उसको एक अफीम की तरह अल्कोहलिक उसको माना जाता है। नहीं, पर अपने यहाँ पे अपन खसखस को इंडियन स्नैक्स में होते हैं, बट एक्सपोर्ट क्वालिटी में अपन ने नहीं यूज कर सकते। तो कुछ ऐसे चीजों की इसका नॉलेज अपने को होना चाहिए, हाँ, कि ये चीजें नहीं भेजनी चाहिए, बस आपको वो एक देखना पड़ता है। तो आपका ऐसा कुछ, जैसा हर कुक का बोलना चाहिए या केटरर, एक सिग्नेचर डिश काइंड ऐसा कुछ रहती है जो
लोगों की डिमांड में कि नहीं ये तो बनना ही चाहिए, तो ऐसा कुछ है आपका? हमारे यहाँ की एक स्पेशलिटी है दिल खुश मिठाई। अच्छा। यस, उसको खा के दिल खुश हो जाता है, तो हमने उसका नाम ही दिल खुश मिठाई हो गया। एक्चुअली ये उसका ये हो गया था कि एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमको कुछ आप नया बना के दो। हाँ। तो हमारे पास में एक 3-4 स्वीट्स थे, तो हमने सोचा कि चलो भाई कुछ नया इनोवेशन करते हैं। तो हमने कुछ उसमें एक नया Fusion इनोवेशन कुछ किया, का। फ्यूजन किया और उनको ऐसे खिला दिया। तो बोले ये क्या बनाया? बोले अभी नहीं, अभी आप इसको खाओ, फिर बाद में हम इसका नाम डिसाइड करेंगे, आप ही दे दो इसका नाम। भाई ये खा के तो एकदम दिल खुश हो गया। ऐसे उन्होंने बोल दिया और फिर हमने उसका नाम रख दिया दिल खुश मिठाई, क्योंकि उसको खा के दिल खुश हो जाता है। तो एक दिल खुश मिठाई होती है हमारे यहाँ, वो बहुत चलन में आ जाती है। उसके बाद में हमारे यहाँ ग्रीन वेज कोफ्ता करी है, वो बहुत उसका एक ऑथेंटिक टेस्ट है हमारे यहाँ का, वो फेमस है। हमारे यहाँ हम गुड़ की जलेबी बनाते हैं, जनरली शक्कर के अभी शक्कर से भी लोगों को थोड़ा सा ये हो जाता है, हो तो गया हम कि गुड़ कम की खाए जलेबी लोग। बनाते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनाते हैं। और सोल कड़ी जो रहती है, सोल कड़ी, yes। कोकणी पदार्थ रहता है वो एक, तो वो भी हमारे यहाँ हमने बनाना चालू कर दिया, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जो लोग पसंद करते हैं और हम बनाने का मतलब लोग ही डिमांड करते होंगे कि ये तो रखना ही है अपने को, रखना ही है। तो न्यू कोई अभी समझो लेडीज आपको जो सुन रही हैं, तो आप उनको मतलब अच्छा खाना बनाना चाहती हैं और उनको क्या एडवाइस देंगी? ये गुड ऑप्शन है अगर केटरिंग बिजनेस में वो एंटर करना चाहती हैं तो? मैं तो यही कहूंगी कि आपको अगर आपका बिजनेस डेवलप करना है, तो सबसे पहले तो मैंने जो बोला था कि आप आपकी पहले कैपेसिटी देखिए, उसका मार्केटिंग कैसे करना चाहिए मैं आपको ये बात बताऊंगी कि कुछ बिजनेस क्लब्स होते हैं, जैसे अभी अकोला में एक सैटरडे क्लब है, यंग इंडिया बिजनेस क्लब है जो हमारा खुद का क्लब है। उसके बाद में रोटरी क्लब होता है, जो बिजनेस क्लब्स होते हैं, इनर व्हील क्लब हो गया। उसके बाद में अभी एक BBNG है, BNI है, BBN है, ऐसे बहुत से बिजनेस प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए। तो ये बिजनेस क्लास के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि आप बिजनेस करते हो, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये जो बिजनेस क्लब रहता है, यहाँ पर सब बिजनेस क्लास के लोग आते हैं और सब अपने अपने बिजनेस का एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि बॉय मैं ये बिजनेस करता हूँ, मैं ये बिजनेस करता हूँ, हमारी ये स्पेशलिटी है। तो एट द फर्स्ट टाइम आपका जो बिजनेस है वो एक जगह पर 10 लोगों के पास में पहुंच जाता है, तो 10 लोगों को पता चल जाता है कि वो आप ये बिजनेस करते हो। और एज अ बिजनेस क्लब के जो मेंबर रहते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो अपने बिजनेस क्लब के मेंबर को देते हैं। तो फिर वो सबसे पहले उनका एक टेस्ट लेते हैं कि वो चलो भाई इनके यहाँ अभी इनसे करा लो एक बार भाई, एक बार आज हम इनसे कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, इनसे एक ऑर्डर देते हैं। तो वो एक ऑर्डर दे देते हैं, उनसे कुछ बन जाता है अच्छा, फिर उसकी पब्लिसिटी नहीं यार ये वो अच्छा बन गया, इनके पास में जाना चाहिए, बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो जाए। तो ये पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। बिजनेस क्लब आपको बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, रेफरेंस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और एक इलाइट क्लास जो रहता है जहां पर आपका जो आइटम है वो एक अच्छी जगह भी पहुंच जाता है, वो भी होता है। बहुत से सेमिनार्स होते हैं MSME के, गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत से सेमिनार्स होते हैं, MSME के, PMEGP के, खादी के, स्टैंड अप के, स्टार्टअप के, एक CDB आता है उसका, DGFT के भी सेमिनार्स होते हैं जो गवर्नमेंट के आते हैं, तो वो सेमिनार्स भी आपको अटेंड करना चाहिए। उससे भी क्या होता है कि आपका बिजनेस भी आपका बढ़ जाता है और समझ भी आएगी और बिजनेस आपको की। समझ में भी आता है कि वो मुझे अभी क्या करना है, नेक्स्ट लेवल। अभी मैं तो बिजनेस तो कर तो रही हूँ, लेकिन अभी इसको बढ़ाना है, तो इस चीज का मुझे क्या उपयोग हो सकता है और मैं इसको यूज करके मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, ये समझ में आ जाते हैं। और वहां से आपको कनेक्ट भी मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट को अगर बेचने के लिए चाहते हो, तो उससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीजें रहती है, तो वो आपको वहां पर प्रॉपरली मिल जाती है। तो ये समझ में आ जाता है कि नहीं हमें ये करना है, हमें ये करना है, और बहुत सा नॉलेज भी मिल जाता है और अच्छे लोगों से कनेक्ट भी वहां पर अपने को मिल जाता है। तो अभी जो फूड इंडस्ट्री अपन देख रहे हैं, केटरिंग इंडस्ट्री, तो उसमें अपन देखते हैं कि एक लुक्स का बहुत इंपॉर्टेंस आ गया है कि आपका फूड कैसा दिख रहा है, और फिर वो करते करते अनरेगुलेटेड कलरिंग एजेंट्स का ऐसा लगता है यूज होने लगता है, या कुछ ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट नहीं प्रमोट कर रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लुक्स,
कई बार आप देखते हैं आलू की डिश दिख रही रेड, यस, तो उसके बारे में क्या कुछ बता सकेंगे? कभी कभी कलर्स यूज, फूड कलर्स जो होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं कभी कभी, जैसे कुछ चाइनीज आइटम्स होते हैं, हम तो यही देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स हम ना ही यूज करें, जो भी चीजें क्योंकि हैं, अपन केटरिंग फ्रेश सबको दे रहे हैं चीजें, क्योंकि फ्रेश खाना बनता है, तो हम ये देखते हैं कि नहीं, कलर किसी में यूज नहीं होना चाहिए, तो विदाउट कलर हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम टोमेटो सूप अगर बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम बीट डाल देंगे, हाँ, थोड़ा सा नेचुरल गाजर, चीजें, नेचुरल थोड़ा सा गाजर डाल देंगे उसका कलर थोड़ा सा आने के लिए, कुछ नेचुरल चीजें उसमें डाल देंगे। पानी पूरी का भी पानी थोड़ा सा हरा दिखना चाहिए, तो थोड़ा उसमें पालक प्यूरी डाल देंगे, या थोड़ा सा उसमें धनिया ज्यादा पीस के डालेंगे, पुदीना ज्यादा पीस के डालेंगे, उसका कलर थोड़ा सा ग्रीन आना चाहिए। तो ये भी यानी उसका टेस्ट अलग ना हो, इसके लिए भी थोड़ा सा, मतलब आर्टिफिशियल कलर्स की जगह आप नेचुरल चीजों का यूज करते हैं, टेस्ट भी मेंटेन रख सकते हैं और हेल्दियर उसको, हेल्दियर उसको अपन रख सकते हैं। और प्रेजेंटेशन भी, जैसे अभी केटरिंग में क्या हो जाता है कि अलग अलग चीजें बनती है, तो मोस्ट ऑफ द कुछ चीजें तो गर्म रहती है, जैसे चिल्ला हो गया, हाँ, रोटी हो गई, फ्रेश सर्व करना, तंदूर हो गई, ये तो सब लाइव काउंटर ही के लगते हैं। दाल खिचड़ी हो गई, दाल ढाबा होता है, और कुछ चाइनीज आइटम भी होते हैं, तो फ्रेश ही वो लाइव में बनते हैं, वो लाइव में उसके अच्छे लगते हैं, और वो गर्म ही अच्छे लगेंगे। तो फिर उसका प्रेजेंटेशन वो हिसाब से हम रखते हैं। जब बफे लगता है तो उसके अलग अलग सेटअप्स रहते हैं, अलग अलग उसके सेफ एंड डिश आते हैं, अलग अलग उसके पैटर्न्स आते हैं, हर जगह उसका अलग अलग एक सेटअप लगता है, तो वो हिसाब से उसका प्रेजेंटेशन भी हम उसी हिसाब से, क्यों अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि जब हेल्दी भी रहे और दिखे भी अच्छा, तो उसके लिए भी कुछ अलग अलग डेकोरेटिव स्पॉट्स आते हैं, तो वो पॉट्स भी हम यूज करते हैं। तो कितना मतलब सेटिस्फैक्ट्री है बिजनेस लगता है, और ऐसे कौन सा पॉइंट रहता है जो सबसे हैप्पीनेस देता है इस बिजनेस में? जब हमें कोई कस्टमर बोलता है कि अन्नदाता सुखी भव, तो अच्छा ये बहुत पीसफुल लगता है उनका वर्ड, क्योंकि हम 100% हमारा डिवोशन देते हैं वो काम के लिए, और जब हम बहुत मेहनत करते हैं, एप्रिसिएशन अपने को, तो अगर कोई बीच में ही बोल देता है कि नहीं भाई ये जमता नहीं, वो जमता नहीं, देखिए 100 लोग रहते हैं और हर एक का खाने का टेस्ट अलग डिफरेंट रहता है, डेफिनेटली। और हम ये हमेशा प्रयास करते हैं हमारी तरफ से कि खाना जो है वो अच्छा ही बने, तो हम एक न्यूट्रल टेस्ट में वो खाना बनाते हैं। न्यूट्रल टेस्ट में अगर कोई लाइव आइटम हमारे इसमें बनता है, जैसे दाल ढाबा हो गया, तो हम वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको थोड़ा स्पाइसी बना देंगे, थोड़ा सा माइल्ड बना के दे देंगे लाइव में, वो तो बना के दे देंगे। और एक आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने बोला नहीं कि खाना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब ऐसा होता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको खाना क्यों नहीं अच्छा लगा, कुछ चीजें क्या, किसमें कुछ कम गिर गया। तो अगर कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं भाई ये हमें पाव भाजी नहीं जमी, इसका सब्जी थोड़ा सा हमें चटपटा चाहिए वगैरह, तो 2 मिनट में हम ट्राई करते हैं अपन बना कि देते हाँ हैं चटपटा। यस, यानी उसमें कस्टमाइज वहीं के वहीं कर सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास में सब रहता है, वही के वही हम उनको कस्टमाइज करके दे देते हैं, और फिर उनको पहले टेस्ट करवाते कि अभी आप टेस्ट करके देखो, फिर उनको नहीं ये अभी बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि हम जो टेस्ट बनाते हैं वो न्यूट्रल में होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी भी नहीं, बहुत ज्यादा माइल्ड भी नहीं, पर मॉडिफाई कर पाते हैं, बट उसको मॉडिफाई करना सही बात होती है कभी कभी, क्योंकि कस्टमर को जैसा चाहिए वो हिसाब से हम उनको बना के दे देते हैं। और 10 लोग रहते तो हर एक का खाने का टेस्ट तो अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता ही है, तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिनके घर का प्रोग्राम रहता है, तो वो जब हमें बोलते कि नहीं बहुत दीपाली हमें मैनेजमेंट बहुत पसंद आ गया, हमें खाना भी बहुत पसंद आ गया, ये बहुत अच्छी चीज थी, ये सबसे सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट हमारे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट है। और केटरिंग के साथ में जब हम इवेंट्स भी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी वही से आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई शादी संभालने वाला नहीं है, तो कुछ आप कर सकते हो क्या, तो उसके साथ में हाँ चलो भैया, अभी मैंने खुद 2 बहनों की शादी करी हुई है, तो शादी तो क्या जैसे हम घर की शादी संभालते वैसे दूसरों की शादी संभालना है, लेकिन उसको एक प्रोफेशनली टच देके फिर हमने इवेंट मैनेजमेंट का भी काम चालू कर दिया। और अपने यहाँ इसका कंसेप्ट है, लोगों को लगता तो डेफिनेटली
क्योंकि घर पे करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं अभी, कम जो होते जा रहे हैं, मैन पावर नहीं रहती। manpower जा- अभी लोग सिर्फ शादियों में आते हैं, एंजॉय करते हैं, 2 दिन आ गए, शादी एंजॉय कर दी। पहले क्या 15-20 भाई- लोग आते थे, हाँ, रहते थे, काम क्या करते भाई थे। 2 दिन की शादी में भी काम करो, ये पॉसिबल नहीं है वगैरह। अभी लोग भी बोलते कि क्या 2 दिन मेहमान आएंगे वो भी काम करेंगे, उससे अच्छा भाई पूरा इवेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर करे अपना। तो हम ग्रुप अलॉटमेंट करने से लेके पूरा मैनेजमेंट चीज करते करते हैं, यानी लगेज उठाना, प्रॉपर रिटर्न गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को ट्रेन से पिकअप करना है, उनको सी ऑफ करना है, Okay. जो भी रहता है पूरा पूरा मैनेजमेंट ईज ऑफ हो जाता है इजी उनका। ऑफ हो जाता है। हाँ। तो अभी उसके साथ में ये दोनों भी चीजें काम साइमल्टेनियसली साथ में सब में कर चलती रहे है। हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन म्हणजे लोन्स एंड इसके बारे में जो मैडम ने दी, शायद अपन एक सेशन और एक बार करेंगे जिसमें थोड़ा डिटेल अपन लेडीज को बता सके कि बिल्कुल, लोन बिल्कुल। के वो कैसे लेंगे। तो अगली बार अगर आपको कोई पूछता है कि 15-20 लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं और कोई केटरर पता है क्या, और आपको खुद को अच्छा खाना बनाना आता है, तो बोलिए कि मैं हूं, मैं केटरिंग करूंगी। तो इससे आप अपना केटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे।